सभी को मेरा नमस्कार। तो आज पेपर था फिज़िक्स का जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो कि फाइनल ईयर दैट मीन्स क्लास 12th में है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग चेक कर लेंगे फटाफट से कि आपने सही आंसर करा है या नहीं। सबसे पहला है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आप कूलॉम्स लॉ जब लगाएंगे तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आप लिख पाएंगे 1/4 पाई इंटू 1/f इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा और 1/4 के लिए आप लिखेंगे MLT-2। साथ में जो चार्जेस हैं Q1 Q2 उसके लिए आप लिख पाएंगे 80⁻²। और डिवाइडेड बाय R जो कि डिस्टेंस है उसके लिए आप लिख पाएंगे L⁻²। और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा M⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 A⁻2 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज के, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे कि 2 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 कूलम में कितने हो जाएंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 से 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा वो मैं डायरेक्ट रिज़ल्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। 1.25 और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल लोगे तो 1.25 इंटू 10⁻19 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है। तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटी। तो जो कैपेसिटेंस होता है उसका फार्मूला होता है ε0A डिवाइडेड बाई डी। अब कहता है डी अगर हाफ हो जाए तो नया जो कैपेसिटेंस आएगा तो वो कितना हो जाएगा ε0A डिवाइडेड बाई D/2, क्योंकि D हाफ हो जाता है और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो C प्राइम इक्वल टू लिख सकते हैं 2 ε0A डिवाइडेड बाई D और फाइनली इसको 2 इंटू C0 लिख सकते हैं। जो नया कैपेसिटेंस होगा वो पहले वाले कैपेसिटेंस का 2 टाइम्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इंक्रीजेस 2 टाइम्स जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल शेल। तो एक चार्ज स्फेरिकल शेल अगर लिया जाए, ये अगर चार्ज स्फेरिकल शेल की अगर बात करें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और आपको एक रिलेशन पता है -dV/dr दैट इज इक्वल टू E। और यहाँ से अगर हम लिखें कि dV/dr इक्वल टू 0 तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वैरी विथ डिस्टेंस एज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आप लिखते हो 1/4 पाई ε0 2p/r³, जहाँ पे p क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आप लिखते हो 1/4 पाई ε0 इंटू p/r²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r³ के रेस्पेक्ट में और जो पोटेंशियल है वो 1/r² के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जो किरचॉफ्स लॉ का जो लूप रूल है, जो सेकेंड लॉ कहलाता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट कहता है 8 नंबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो आपको मोबिलिटी फाइंड करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, मोबिलिटी म्यू इक्वल टू होता है
ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों वैल्यूज़ को, सिंपल सा वैल्यूज़ दिया हुआ है, दोनों वैल्यूज़ को आप पुट करोगे, दैट मीन्स 4.2 इंटू 10⁻⁻4 और डिवाइडेड बाई करोगे 2.1 इंटू 10⁻⁻10। तो फाइनली आपको 2.1 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, द मैग्नेटिक फोर्स F ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय, जो फोर्स है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं I अंडर ब्रैकेट L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और यही सेम एक्सप्रेशन आपको 3 में दिखाई दे रहा है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और जिसमें 100 टर्न्स हैं, वो 3.2 एम्पियर का करंट कैरी करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, उसका जो फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हो B इक्वल टू N म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R। अब जब सारे वैल्यूज़ को आप पुट करिएगा तो आपको फाइनल मैं रिजल्ट बता दे रहा हूँ वो कितना आएगा, क्योंकि सारा वैल्यूज़ दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। जैसे म्यू नॉट के प्लेस पे आप 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 पुट करोगे, आई के प्लेस पे 3.2 पुट करोगे, एन के प्लेस पे 100 पुट करोगे और आर के प्लेस पे 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना, 10 इंटू 10⁻⁻2 पुट करने के बाद जो फाइनल आपका जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आएगा 2.01 इंटू 10⁻³ टेस्ला, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, और ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या करेक्ट नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कि रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट बना लिया हमने, इसका ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। कहता है कि इनसाइड दी बार मैग्नेट, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बार मैग्नेट के इनसाइड साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है ना, और मैग्नेट के बाहर ये हो जाएगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और ये कंटिन्यूअस लाइन होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे बढ़ें। 13 कहता है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दैट मीन्स हमें गिवन है BV जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कहता है √3 टाइम्स है किसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो आपको पता होगा रिलेशन tan डेल्टा दैट इज इक्वल टू, जो कि एंगल ऑफ डिप है, वो होता है B वर्टिकल डिवाइडेड बाय B हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे B वर्टिकल √3 BH हो जाएगा डिवाइडेड बाय BH से BH कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स tan डेल्टा इक्वल टू कितना मिलेगा, √3 जो कि tan 60 डिग्री का वैल्यू है, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑफ एन टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड बी इज। तो फाई बी इक्वल टू होता है NBA cos। देखो यहाँ प्लेन पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो प्लेन अगर पैरेलल है तो एरिया वेक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो इसका मतलब हुआ कि जो फाई बी है उसका वैल्यू हो जाएगा 0, और इसके कारण ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। कहता है फिर डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि इस तरीके से, कुछ मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए समझना। कुछ इस तरीके से होता है, ये मोशन होता है,
ठीक है, इंड्यूस्ड करंट, और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर बात करें, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज 2 टाइम्स ईच द म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं L1 एंड N2 के, जहाँ पे N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच टाइप ऑफ कॉइल हो गए। तो आप कह रहे हो कि दोनों को 2 टाइम्स अगर बढ़ा दें तो नया वाला जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 2 2 जा 4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करेंगे। तो 17 कहता है कि 100 ओम का रजिस्टर है, 220 वोल्टेज है और आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पीक करंट फाइंड कर लो। तो पीक करंट आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आर। वी नॉट की वैल्यू है 220 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 100। और आई आर एम एस, इसके लिए मैं कितना लिख सकता हूँ, आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। आई नॉट की वैल्यू रखिएगा आप 220 डिवाइडेड बाय √2 का वैल्यू मैं 1.41 रख रहा हूँ, इंटू कितना हो जाएगा 100। फाइनली 220 डिवाइडेड बाय 141 कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आ जाएगा 1.56 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। LCR सर्किट द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड द करंट इज। तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, और यहाँ हो गया एंगल फाई, ये है XL माइनस XC। तो अगर यहाँ से आपको tan थीटा लिखना हो या tan फाई लिखना हो तो tan फाई कैसे लिखोगे, परपेंडिकुलर जो कि XL माइनस XC है और डिवाइडेड बाय बेस जो कि R है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 19 का कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अगर रेडियो वेव्स की बात करें तो 10⁴ से 10⁸ हर्ट्ज तक होती है। अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें तो 10⁻16 से 10⁻17 हर्ट्ज। अगर इंफ्रारेड वेव्स की बात करें तो 10⁻11 से 10⁻14 हर्ट्ज। और अगर गामा रेज की बात करें तो 10⁻18 से 10⁻22 हर्ट्ज की होती है फ्रिक्वेंसी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है गामा रेज की, और इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो फोटोग्राफी में, फॉगी डेज में फोटोग्राफी के लिए कौन सा वेव यूज़ करते हैं। तो इंफ्रारेड वेव यूज़ किया जाता है क्योंकि ये विजिबल लाइट की अपेक्षा कम स्कैटर होता है, लेस स्कैटर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 21 कहता है वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन। वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में जो बनता है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है जब कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जिसमें कहा गया है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज। जब सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज फॉर्म करता है तो कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, और उस तरीके से जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेजिनरी और इरेक्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 23 कहता है विच विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू लिखा जाता है C/V, और म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं C/न्यू इंटू लैम्डा। तो आप देख रहे हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वेवलेंथ को इंक्रीज किया जाए तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय। हाइगन ने ये प्रिंसिपल दिया था सेकेंडरी वेवलेट्स का, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 टू वेव्स हुज इंटेंसिटी आर इन द रेशियो 9:1।
तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ का रेशियो फाइंड करना है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम, दैट इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट कह सकते हो इंटेंसिटी I1 डिवाइडेड बाय I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट I1 बाय I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ I1 बाई I2 9:1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब रूट अगर बाहर करेंगे तो 3 + 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3 - 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, दैट मीन्स 4:1। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 का कहना है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री है और जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जो कि पोलराइजेशन का केस होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो म्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan IP, जहाँ पे IP क्या है पोलराइजिंग एंगल है, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा tan पोलराइजिंग एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। तो इसका मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ मिनिमम वर्क फंक्शन। तो अगर आयरन के वर्क फंक्शन की अगर बात करें तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। कॉपर की बात करें तो 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बेरियम की बात करते हैं तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अगर सोडियम की बात करें तो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप डिसाइड कर लो, आपसे पूछा गया कि मिनिमम वर्क फंक्शन किसका है, तो 4 नंबर ऑप्शन जो कि सोडियम का होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 पे डिस्कस करेंगे। तो 28 का कहना है द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। तो आप सिंपली फार्मूला इस्तेमाल कीजिए λ1/λ2 दैट इज इक्वल टू, आपको पता होगा ये फार्मूला, आपने पढ़ा भी होगा, 12.27 डिवाइडेड बाय √/v और v के प्लेस पे मैं पहला वोल्टेज लिख रहा हूँ 25 और डिवाइडेड बाय फिर से वही 12.27 डिवाइडेड बाय v √v और v के प्लेस पे लिख रहा हूँ 36 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स √36 डिवाइडेड बाय √25 और फाइनली मिलेगा 6/5 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। इसलिए जो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ उनका जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो 6:5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 द बोर मॉडल ऑफ एटम्स। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें उन्होंने एज्यूम किया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड होता है, दैट मीन्स L इक्वल टू आप लिख सकते हैं NH/2π, जहाँ पे n होता है 1 2 3 ... नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट के SI यूनिट के बारे में कहा गया है। तो जो इक्वेशन है वेव नंबर का वो लिखते हैं 1/λ दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा दैट इज इक्वल टू R अंडर ब्रैकेट 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, और R यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो R इक्वल टू आप देखेंगे 1/λ है, लैम्डा वेवलेंथ है जिसका SI यूनिट मीटर होगा। तो R के लिए जो SI यूनिट लिख सकते हैं वो है पर मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड देन हाफ लाइफ। तो जो T हाफ होता है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, T हाफ, वो उसका रिलेशन मीन लाइफ के साथ होता है 0.693 इंटू टाउ, जहाँ पे टाउ क्या है मीन लाइफ है।
तो दैट मीन्स 0.693 इंटू 100 और फाइनली ये मिल जाएगा 69.3 सेकेंड का, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन रेडियम 88-226 न्यूक्लियस देयर आर, तो आपको पता है कि ये जो 88 है वो कहलाता है एटॉमिक नंबर और 226 कहलाता है मास नंबर ए। तो एटॉमिक नंबर दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन कितने हो गए यहाँ पे, 88 प्रोटॉन हो गए। और जो न्यूट्रॉन होता है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है, दैट मीन्स कि 226 माइनस 88 जो कि मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पे 138। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, 138 न्यूट्रॉन्स एंड 88 प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं, जेनर डायोड फंक्शंस इन। तो जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है, फंक्शन करता है। इसको बेसिकली इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का कहना है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का डिक्रीज कर जाता है, दैट मीन्स सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर आप सेमीकंडक्टर का इंक्रीज करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट 35 क्वेश्चंस पे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज, इम्प्योरिटी डोपेंट एटम अगर पेंटावेलेंट टाइप के होंगे, जैसे फॉस्फोरस जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैसे जो एटम होते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों ने मैक्सिमम आंसर्स सही किए होंगे और उनका रिज़ल्ट बेहतर आएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद।